नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी नेशनल हेराल्ड मामले में घिरी मोदी सरकार की। मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष के विरोध की देखेंगे कैसे एसआईआर को लेकर बीजेपी का घुसपैठिया नैरेटिव हुआ फेल। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को जानेंगे। बिहार में कैसे चिराग की ही पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा ने लगा दी सेंध। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को हुई 2 साल की सजा। नासिक की सेशंस कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सुनाई सजा। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने से जुड़ा है मामला। पीएम मोदी को इथियोपिया ने दे दिया देश का सर्वोच्च सम्मान। वंदे मातरम पर झूमते दिखे मोदी। वहां की संसद में कहा, गुजरात की तरह इथियोपिया भी शेरों की धरती। लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। चुनाव के कानून में बदलाव को दी मंजूरी। अब नामांकन पत्रों पर चुनाव अधिकारियों का फैसला होगा अंतिम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा, बंद कीजिए नो टोल प्लाजा, दूसरे जगह करे शिफ्ट। और शेयर बाजार में गिरावट। 120 अंकों की गिरावट के साथ 84,559 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 41 अंकों की गिरावट के साथ 25,818 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सोनिया और राहुल गांधी को घेरने में बीजेपी बुरी तरह से फेल हो गई है। नेशनल हेराल्ड के जिस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, वो मामला अदालत में टिक ही नहीं पाया। कोर्ट ने ईडी की पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए और अब इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरना बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का केस राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए तो अब कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गांधी परिवार को सताया जा रहा है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। खड़गे ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे। खड़गे ने कहा कि जब भी जांच एजेंसियों ने सोनिया गांधी और राहुल सहित टॉप लीडरों को समन देकर बुलाया, तब भी हम लोगों ने इस मुद्दे पर मार्च निकालकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी। हम सड़कों पर, संसद में उससे बाहर लड़ रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं पर ईडी के मामले को बदले की राजनीति बताया। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कोई बुनियाद नहीं थी, फिर भी राजनीतिक आरोपों से इमारत खड़ी की गई। बिना कानूनी नींव के खड़ा किया गया मुकदमा कोर्ट में अपने आप गिर गया। आपने फिर एक नई एफआईआर ठोक दी 3 अक्टूबर को, जिसे हम देखेंगे और जवाब देंगे। साफ है, मोदी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, उसे सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जवाब देने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है, तो सवाल वीबी रामजी बिल पर भी उठ रहे हैं। इसे लेकर देर रात तक चर्चा कराई जा रही है। विपक्ष तो इस पर सवाल उठा ही रहा है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी किया है। एनडीए में शामिल पार्टियां भी इससे नाराज बताई जा रही हैं। तो क्या लोकसभा से पास हो पाएगा वीबी रामजी बिल? देखिए इस रिपोर्ट में। वीबी रामजी बिल लोकसभा में पेश किया गया और उस पर संसद में 6 घंटे चर्चा के लिए समय भी तय किया गया। आमतौर पर जिस वक्त तक लोकसभा की कार्रवाई चलती है, उसके बाद वीबी रामजी बिल पर चर्चा कराई गई। इसके लिए देर रात तक लोकसभा चलाई जा रही है। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बिल को लेकर विपक्ष पहले से ही भड़का हुआ है, क्योंकि ये बिल मनरेगा का नाम बदलने के लिए पेश किया गया। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से मोदी सरकार को क्या परेशानी है। वैसे सवाल टीडीपी की तरफ से भी उठ रहे हैं कि बिल में राज्यों का खर्चा क्यों बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने पर पूरे देश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो गृहमंत्री अमित शाह के अंबेडकर कहने को फैशन बताने वाले बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस गांधी, अंबेडकर, नेहरू की साझा विरासत पर टिकी हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपरा को धीरे धीरे कुतरना चाहते हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी सांसद ने इस पर तीखे स्वर में कहा,
देखिए, कांग्रेस का काम ही है केवल विरोध प्रदर्शन करना। इस बिल में जो लाभ लोगों को हो रहा है, अभी तक 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी सरकार देती थी, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन किया जा रहा है। लगभग 25 डेज का इसमें इजाफा किया जा रहा है। ये कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा है। और बापू की जो आत्मा थी, उनके आखिरी शब्द भी श्री राम थे, तो अगर उनकी आत्मा के आवाज को इस बिल में समाहित किया जा रहा है तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। तो ये बिल का नाम जो चेंज हो रहा है वो भी उचित है, और जो बिल में जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो यहाँ के जो अंतिम श्रेणी में खड़े जो श्रमिक हैं उनके लिए भी अच्छा हो रहा है। संसद में वीबीजी रामजी बिल के अलावा सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति बिल पर चर्चा कराई गई। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शांति बिल पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन कांग्रेस ने इस बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे जेपीसी को भेजने की अपील की। संसद में घमासान मचा हुआ है तो एसआईआर को लेकर भी देश में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई उसमें बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम पर ही कैची चल गई है। तो कैसे चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बढ़ा दी बीजेपी की दिक्कतें, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी इस लिस्ट से रातों रात लगभग 58 लाख वोटर्स के नाम गायब हो गए हैं, जिससे कुल वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई है। इस डिलीशन को लेकर अब बीजेपी की छटपटाहट सामने आई है। दरअसल हैरानी की बात यह है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं वो बीजेपी के मजबूत गढ़ या हिंदी भाषी वाले क्षेत्र हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा में ये आंकड़ा बेहद कम रहा है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी का घुसपैठिया नैरेटिव फेल हो गया है, क्योंकि कटने वाले नाम ज्यादातर प्रवासी श्रमिकों के हैं। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। जोरासांको में सबसे ज्यादा 36.66%, चौरंगी में 35.45%, हावड़ा उत्तर में 26.89%, कोलकाता पोर्ट में 26.09%, भवानीपुर में 21.55%, बैरकपुर में 19.01%, मधुआ प्रभावित कस्बा में 17.95%, आसनसोल उत्तर में 14.71%, आसनसोल दक्षिण में 13.68%, बनगांव उत्तर में 9.71% और वहीं मुर्शिदाबाद डोमकल में 3.4%। इसे लेकर टीएमसी का बयान आया है। पार्टी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा है कि यह लिस्ट साबित करती है कि बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठ का नैरेटिव झूठा है। जो नाम कटे हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी श्रमिकों के हैं, न कि विदेशी घुसपैठियों के। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने चुनावी मशीनरी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे एक सोची समझी रणनीतिक कटौती बताया है, ताकि आने वाले चुनावों में विपक्ष के वोटिंग पावर को कम किया जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 1.65 करोड़ प्रपत्रों में गड़बड़ी मिली है और लगभग 1.90 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजने की अब तैयारी है। ममता बनर्जी ने इसे नागरिकों को डराने की साजिश करार दिया है और कहा है कि वो कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगी। वहीं बीजेपी से सत्ताधारी दल के दबाव में किया गया पॉलिटिकल डिलीशन बता रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के चलते बीजेपी की जमीन खिसक गई है, तो राहुल गांधी पूरे देश में ही बीजेपी की जमीन खिसकाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर हैं। इसे लेकर बीजेपी पहले से ही परेशान दिख रही थी और अब जो सवाल कांग्रेस सांसद ने उठाए हैं उससे मोदी सरकार की चिंता और बढ़ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 दिसंबर से जर्मनी के दौरे पर हैं। राहुल प्रोग्रेसिव अलायंस के बुलावे पर जर्मनी गए हैं और इसमें दुनिया भर में काम करने वाले कई एनजीओ और प्रगतिशील दल शामिल हैं। जर्मनी के लाइपजिग शहर में इसका हेडक्वार्टर है, जहां राहुल गांधी गए हैं। 17 दिसंबर को जब कांग्रेस सांसद बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फूल और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। अपने इस दौरे पर राहुल प्रवासी भारतीयों और जर्मनी के मंत्रियों से मुलाकात करते नजर आए और साथ ही वो प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर चर्चा करने वाले भी हैं। इस बीच राहुल ने जर्मनी के म्यूनिक में BMW वेल्ट और BMW प्लांट का दौरा भी किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए राहुल ने कहा कि म्यूनिक जर्मनी में BMW वेल्ट और उनके कारखाने यानी प्लांट को करीब से देखना एक शानदार अनुभव था। वहां दुनिया के बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग तरीके देखने को मिले। टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना गर्व की बात थी, जिसे BMW के साथ मिलकर बनाया गया है। भारतीय इंजीनियरिंग को इस स्तर पर देखना सुखद एहसास है।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजों का उत्पादन बहुत जरूरी है, लेकिन भारत में इसमें गिरावट आ रही है। तरक्की के लिए हमें देश में उत्पादन बढ़ाना होगा, एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा और बड़े पैमाने पर अच्छी नौकरियां पैदा करनी होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी 15 दिसंबर को जर्मनी दौरे पर गए। उनका यह दौरा 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से उनके इस दौरे पर कई सवाल उठाए गए। कहा गया कि संसद सत्र के बीच आखिर राहुल विदेश निकल गए। इस पर कांग्रेस की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। पार्टी ने कहा कि विदेश नीति पर वैश्विक नेताओं से चर्चा करने गए हैं राहुल, ना कि घूमने। राहुल ने जो सवाल उठाए वो देश की तरक्की के लिए जरूरी हैं। वैसे सबसे ज्यादा सवाल तो इस समय देश में एनडीए पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में शामिल पार्टियां अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने में जुटी हुई हैं। अभी तक महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें आ रही थी और अब बिहार में भी ऐसा ही खेला हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद जश्न का माहौल होना चाहिए था, लेकिन गठबंधन के अंदर एक अलग ही सियासी खींचतान शुरू हो गई है। एनडीए के दो अहम घटक दल यानी चिराग पासवान की लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा अब आमने सामने आ गई हैं। हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़कर कुशवाहा का दामन थाम लिया है, जिससे बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का पार्टी से मोहभंग होना चौंकाने वाला है, क्योंकि बिहार चुनाव में लोजपा का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा ने एलजेपीआर के चर्चित चेहरे और पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एके वाजपेयी समेत कई दिग्गज नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रियंका कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर इन नामों को साझा किया। कुशवाहा का मानना है कि इन नेताओं के आने से उनकी पार्टी न केवल बिहार बल्कि यूपी और दिल्ली में भी मजबूत होगी। जब उपेंद्र कुशवाहा से पार्टी तोड़ने के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे एनडीए के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है और तर्क दिया कि अगर वाजपेयी जैसे नेता कहीं और जाते तो एनडीए को इससे नुकसान होता। चूंकि आरएलएम भी एनडीए का हिस्सा है, इसलिए ये घर की बात है। लेकिन एनडीए के अंदर इतने बड़े पाला बदल से सवाल ये उठता है कि जिस चिराग पासवान ने हालिया चुनावों में अच्छा रिजल्ट दिया, उनके कुनबे में सेंधमारी क्यों हो रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब छोटे दलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। भले ही एनडीए में कोई नेता इसे लेकर खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकारी से एनडीए के अंदर कुछ बड़ा होने का संकेत बता रहे हैं। चिराग की पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा की सेंधमारी, संकेत साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका असर महाराष्ट्र तक दिखाई दे रहा है, जहां एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच खुलकर टकराव सामने आ गया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ महायुति में जारी घमासान और तेज हो गया है। दरअसल शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के बीच बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। बीजेपी ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनावों में 227 में से 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब गठबंधन का ये लक्ष्य पूरा होने में बड़ी अड़चन आन पड़ी है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर महायुति के दो बड़े दल बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक शिंदे की शिवसेना ने 100 से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। शिवसेना की इसी मांग से महायुति का टकराव अब खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे ये साफ है कि वो किसी भी कीमत पर 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाली। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भी 100 सीटों की मांग कर दी। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि मुंबई पर उसका लंबे समय से कब्जा बना हुआ है और महायुति तभी बीएमसी जीत पाएगी जब शिवसेना को सम्मान दिया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी और शिंदे के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव और बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अजित पवार की एनसीपी बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन से बाहर हो गई है। बीजेपी ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन से इनकार कर दिया। बीजेपी को नवाब मलिक के चुनाव प्रभारी बनने से आपत्ति है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के चलते एनडीए बिखर रहा है, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो बिहार में नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं, उसने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जिस महिला का हिजाब खींचने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी, उसने बिहार में नौकरी करने से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 15 दिसंबर को एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक मुस्लिम महिला नुसरत परवीन का हिजाब हटाने की कोशिश की थी, जिसके बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। अब इस मामले में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो इंटेंशनली किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ तो हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते वो मेरे लिए अपमान जैसा था। मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में ही रहकर पढ़ाई की। घर हो या मार्केट हो या मॉल, हर जगह मैं हिजाब पहन कर गई। कभी ऐसा नहीं हुआ।
अब्बू अम्मी ने भी घर में हमेशा यही सिखाया, हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बता दें कि खबरें हैं कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने घटना के अगले दिन ही बिहार छोड़ दिया और कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गईं और फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार नुसरत परवीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वापस बिहार आकर नौकरी ज्वाइन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। इस खबर ने सियासी गलियारों का पारा हाई कर दिया है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहा है और बीजेपी अब सवालों के घेरे में आ गई है। आरजेडी ने हिजाब वाली क्लिप शेयर करते हुए नीतीश कुमार के बर्ताव पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कई महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री के इस बर्ताव की निंदा की है। बता दें कि घटना के 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एनडीए को अब अपना नारा मोदी है तो मुमकिन है की जगह पर नीतीश है तो मुमकिन है कर देना चाहिए। जिस तरह से आजकल जो मानसिक स्थिति में नीतीश कुमार हैं, वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं जिनको कि महसूस भी नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा इस पद पर रहते हुए करेंगे। कई घटनाएं अभी अभी हाल में हो चुकी हैं, जैसे कोई व्यक्ति उनको स्वागत करने के लिए आता है तो वो उससे गुलदस्ता लेकर के उसके सिर के ऊपर ही रख देते हैं। कोई महिला का सम्मान उन्हें करना होता है तो वो उसके हाथों में माला देने के बाद बजाय उसके गले में डाल देते हैं। और तो और अभी एक मुस्लिम युवती जो डॉक्टर थी उनसे समारोह में मिली तो उसका हिजाब तक उन्होंने खींच दिया। इस पर शर्मनाक तो ये रहा कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री जो उन्हीं की उम्र के होंगे, संजय निषाद, उन्होंने कहा कि पत्रकार से कि भाई क्या हुआ, उन्होंने अगर उसको हिजाब को छू लिया, ये बात कहीं और भी लग जाता तो क्या होता, ये हाथ कहीं और भी लग सकता था। तो इस पर तो ये कहा जा सकता है कि चलिए अभी नहीं हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस हालत में हैं, जिस मानसिक स्थिति में अभी हैं, उससे तो नीतीश है तो मुमकिन है भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।